हेलो एंड वेलकम टू फाइनेंस ज्ञानी। मैं हूं आपके साथ में उर्वशी सिंह और आज के जो खास कार्यक्रम है वो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज हैं, कर्मचारी हैं जो अभी तक वेट कर रहे हैं कि आर्थिक वेतन आयोग को लेकर के क्या कुछ अपडेट्स निकल करके आ रही है, और साथ ही साथ पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर के, एनपीएस को लेकर के क्या कुछ अपडेट्स हैं जो उनको माइंडफुल होकर के देख करके चलना है। और इस पर आगे की तमाम जानकारी क्या निकल कर के आ रही है। इन सभी बातों पे डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ जॉइन हो चुके हैं मनजीत सिंह पटेल सर। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका फाइनेंस ज्ञानी पर। थैंक यू उर्वशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पर हम मंजीत सर के साथ आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, और साथ ही साथ आप लोग चैनल के साथ जरा लगातार जुड़ते रहिएगा। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है मंजीत सर कि कई सारी मीटिंग्स भी हो रही है यूनियंस की। अब आर्थिक वेतन आयोग को लेकर के पिछली बार हमारा डिस्कशन हुआ था, आपने कहा था कि बहुत सारे इंडिकेशंस ऐसे मिल रहे हैं जिसको लेकर के कर्मचारियों को बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है। क्या कुछ अपडेट्स निकल कर के आए हैं सर अभी तक का? क्या कुछ डेवलपमेंट है इन सब चीजों को लेकर के? यहीं से शुरुआत करना चाहेंगे। देखिए उर्वशी जी, ऐसा कोई अभी डेवलपमेंट ऑन पेपर नहीं है, लेकिन जो कार्य प्रणाली है आयोग की, हुँ, क्योंकि 8वें पे कमीशन ने 14 अप्रैल से पहली बैठक शुरू की देहरादून में। तब से लेकर के आपको भी देखने में आ ही रहा होगा कि हुँ, आयोग की लगातार डेट्स शेड्यूल जारी हो रहे हैं। अलग अलग शहरों में, पहले उन्होंने देहरादून में किया, फिर दिल्ली में किया, फिर उन्होंने जो है हैदराबाद सिकंदराबाद में मीटिंग्स रखी, और पुणे हुँ, में रखी, मुंबई में रखी, और अभी लेह लद्दाख और श्रीनगर की मीटिंग शेड्यूल हो चुकी है, और अभी 2-3 दिन पहले ही उन्होंने लखनऊ का शेड्यूल भी जारी कर दिया। तो हुँ, कहने का मतलब, एक जो इंटेंशन दिखता है वो अच्छा लग रहा है कि पे कमीशन अपने सभी शहरों को, मतलब जो है उन्हें चिन्हित कर रहा है कि कहाँ कहाँ पर उसे उसे जाकर के सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एसोसिएशन के साथ बातचीत करनी है। तो वो हुँ, ठीक दिख रहा है। जब 30 अप्रैल को हमारी बैठक हुई तो उसमें भी आयोग का जो रुख था, रुझान था, वो बड़ा पॉजिटिव था, दृष्टिकोण उनका बहुत बढ़िया था। हुँ, तो जैसे क्वेश्चन पर डिस्कस करना, और कोई चीज हो सही को मतलब जो है उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग करना, तो आप जो कुछ भी लेकर के जाते हैं तो ऐसा लगा कि वो लोग विलिंग हैं, चीजों को सीरियसली ले हुँ, रहे हैं। वो एक अच्छी बात थी। तो उसको देखते हुए हमें लग रहा है कि पे कमीशन जो ड्यू डेट है, जो ड्यू टाइम है पूरा करने का, उससे पहले ये लोग अपना काम खत्म कर लेंगे। तो ये हमें हुँ, थोड़ा सा लग रहा है। ये हम अपनी हुँ, कल्पना के आधार पर कह सकते हैं, या एजम्पशन है हमारा, अनुमान हुँ, लगा रहे हैं। तो ऐसा कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया है बाकी सरकार की तरफ से, तो यही है कि 18 महीने में उनको पूरा करके देना है। तो आमतौर पर हुँ, पे कमीशन डिले होते आए हैं जब भी वो गठित किए गए हैं, तो लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि ये अपना शेड्यूल टाइम में, ड्यू टाइम में ये लोग काम अपना पूरा कर लेंगे। तो हमें भरोसा हो रहा है कि जो है 1 अप्रैल 2027 से पहले पहले बढ़ी हुई सैलरी और बढ़ी हुई पेंशन लोगों को मिलना हुँ। स्टार्ट हो सकता है। चलिए, अब ये डेट बिल्कुल जो है सर, लोग मुझे लग रहा है राइट डाउन करके इसको रखेंगे 1 अप्रैल 2027, क्योंकि जी। टाइमलाइन का ही काफ़ी पंगा है। अब यहाँ पर आपकी भी कई सारी सर बैठकें हुई हैं, आप कई सारे एम्प्लॉइज़ से भी इस दौरान मिले होंगे। क्या माइंडसेट कुछ चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है एम्प्लॉइज़ के बीच में? क्या पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है आपका? वो थोड़ा-सा अगर आप शेयर करना चाहें तो? देखिए, एम्प्लॉयज का माइंडसेट तो ये है कि जब सबसे जो हमारा जो बड़ा मुद्दा था वो ये था कि जब डियरनेस अलाउंस 50% हुआ था तो उसको बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाए। वो हुँ, डिमांड अभी भी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप देख ही रहे हैं हार्मुज जो संकट बना हुआ है लगातार। तो उस हार्मुज संकट के चलते पूरी दुनिया में ही तेल की क्राइसिस हो गई, महंगाई बढ़ रही है। इसको हुँ, लेकर के थोड़ा सा कर्मचारी भी चिंतित है कि जो इस तरह का संकट है तो जाहिर सी बात है कर्मचारियों के ऊपर भी उसका संकट का असर आएगा ही आएगा। हुँ, अभी ये भी देख रहे हैं हम लोगों ने जो फिटमेंट फैक्टर दिए हैं, तो हुँ, कहीं ऐसा तो नहीं फिटमेंट फैक्टर जो आज हमने दे तो दिया है, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि वो जो दिया हुआ फिटमेंट फैक्टर है वो भी उसके मतलब जो है उसके अकॉर्डिंग टू ना रह पाए। तो इस बात की हुँ, चिंताएं थोड़ा सा हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि भारत सरकार अगर कर सकती है तो जल्द से जल्द सबसे पहले डियरनेस अलाउंस को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दे, और हुँ, बाकी कर्मचारी मिल रहे हैं, संगठन मिल रहे हैं, यूनियंस पे कमीशन के साथ अपनी वार्ता कर रहे हैं, रख रहे हैं अपनी बातों को। तो भरोसा है कि अभी हमारी गाड़ी ट्रैक पर है, पटरी पर है। तो पटरी पर जब तक है तब तक कुछ अलग से कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है, मुझे लग रहा है उर्वशी जी। हुँ।
चलिए ठीक है, गाड़ी जो है पटरी पर आती हुई नजर आ रही है, लेकिन रुपया जो है वो कमजोर हो रहा है सर। और आपने मेंशन भी करा कि महंगाई भी लगातार बढ़ रही है, तो क्या इस तरीके की कोई हलचल, कोई इस तरीके की चर्चा बन रही है कि क्या फिटमेंट फैक्टर जो आपकी तरफ से जो प्रपोजल रखा गया है उसको रिवाइज करने की जरूरत है, या इस देखिए तरीके का कोई भी फैक्टर? देखिए अभी ऐसा नहीं है कि हमने जो फिटमेंट फैक्टर दिया उसको तत्काल में हम जो है उसको हम्म। रिवाइज कर दें। इसकी अभी कोई ऐसी जरूरत नहीं है, बड़ा सोच समझ करके स्टडी करने के बाद, रिसर्च करने के बाद फिटमेंट फैक्टर को हम्म। दिया गया है। तो हम्म। अभी वो फिटमेंट फैक्टर कैपेबल है, सभी लोग अलग अलग फिटमेंट फैक्टर देते हैं, उससे बेहतर है कि एक ही फिटमेंट फैक्टर पर सब लोग कायम रहें और हम्म। उसी पर दबाव बनाएं। तो जो नेशनल जेसीएम ने जो फिटमेंट फैक्टर 3.83 का दिया था, तो हम लोगों ने भी उस पर अपनी कंसेंट दे दी कि हम्म। हमारी भी कंसेंट इसी पर है, हम अपना एग्रीमेंट दे रहे हैं कि हम इसी फिटमेंट फैक्टर पर मतलब जो है तैयार है भारत सरकार के साथ निगोशिएट करने के लिए, वार्ता करने के लिए। तो उसमें कोई अभी बदलाव करने की जरूरत नहीं दिख रही है। तेल हम्म। का संकट आज है तो कल नहीं रहेगा। अभी हालात सुधर भी रहे हैं, अगर आप कल का अगर अखबार उठाएं या आज की न्यूज देखें तो अभी हालात सुधरते हुए दिख भी रहे हैं। हम्म। संभव है कि हफ्ते 10 दिन में ये हालात सुधर भी सकते हैं थोड़ा बहुत। चलिए ठीक है। आ, मंजीत सर, पहले आपसे जब बातचीत हुई थी हमारी, हम बात करें बजट की भी और उससे पहले के जितने भी हमारे इंटरव्यूज हुए हैं आपके साथ में, गवर्नमेंट से काफी कुछ शिकायतें थी। अब धीरे धीरे करके जो ये जो मामला है थोड़ा सा फेड आउट होता हुआ नजर आ रहा है आपको, थोड़ा कुछ दम भर रहे हैं आप? देखिए ऐसा है ना कि जब जरूरत पड़ती है टकराव की, तो टकराव तो फिर अवश्यंभावी अगर हो गया तो उसको आप टाल नहीं सकते। हम्म। हमारी जो सबसे जो बड़ी डिमांड थी कि वो पे कमीशन का गठन किया जाए ताकि पे कमीशन काम शुरू करे। जी। सरकार ने उसे लगभग लगभग 1 साल ऑलरेडी डिले कर दिया। हम लोग डिमांड कर रहे थे, फिर जब आए, कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए वाली बात, दुरुस्त है। कि जी। पे कमीशन को अगर गठन कर दिया तो उसके बाद अगली प्रक्रिया है कि मीटिंग्स हो और रिपोर्ट तैयार की जाए। हम्म। अभी कमीशन मीटिंग कर रहा है, लोग मिल रहे हैं, हमारे जानने वाले 20 लोग कमीशन के साथ वार्ता करके आए हैं। तो जब तक कि रिपोर्ट पूरी तैयार नहीं हो जाती, कमीशन अपनी रिपोर्ट मतलब जो है कैबिनेट को भेज नहीं देता, तब हम्म। तक कोई टकराव वाली कोई बात ऐसी है नहीं। अभी तो सहयोग वाली बात है। सरकार को अगर चलिए। हमारे सहयोग की जरूरत हो तो हम कर रहे हैं। अभी जैसे सेंसस चल रहा है, पूरे देश में सेंसस चल रहा है, हाउस जो हम्म। सेंसस चल रहा है, तो उसमें तमाम शिक्षक और कर्मचारी लगे हैं। मतलब हम्म। आप देखिए कि मई जून की जो गर्मी है, हिंदुस्तान की सबसे प्रचंड गर्मी है। हम्म। उस गर्मी में मतलब जो है जान को हथेली पे ले जा करके हम्म। टीचर्स और तमाम कर्मचारी सेंसस का काम पूरा कर रहे हैं। तो ये हम्म। हमारी तरफ से सरकार को सहयोग है। सरकार का सहयोग हमें पे कमीशन में चाहिए। हमारे किसी कर्मचारी के साथ कुछ हादसा हो जाता है तो वहां पर चाहिए। अभी हमने डिमांड भी की है, हमने लेटर भी लिख रहे हैं, और जो सेंसस के जो सुप्रीम ऑफिसर हैं तो उनसे भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मिलने के लिए, ताकि हम अगर किसी की कैजुअलिटी हो जाती है, अगर किसी कर्मचारी की सेंसस के दरमियान, तो उसे 2 करोड़ रुपए का बीमा दिया जाए। तो ये सरकार हम सहयोग से चाहते हैं, वो सरकार उसमें सहयोग करे। चलिए ठीक है। अब डिमांड्स की यहाँ पर बात हो रही है, तो कहाँ कहाँ बात अटक रही है, कहाँ कहाँ बात बन रही है, कुछ डिमांड्स पर नजर डाल लेते हैं, फिर एक एक करके मंजीत सर से जरा समझेंगे कि क्या कुछ मांगों को लेकर के थम्स अप बन रहा है या फिर अभी भी बात अटकती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले तो ये देखिए कि बेसिक पे के साथ साथ सभी भत्तों पर भी उचित सुधार किया जाए, ये एक डिमांड है जो कि कर्मचारी संगठन की तरफ से रखी गई है। इसके अलावा अगर हम दूसरी डिमांड की ओर नजर डालें तो करियर ग्रोथ सुनिश्चित करने के लिए प्रमोशन समय पर और नियमित रूप से किया जाए, एक और डिमांड है ये। इसके अलावा पेंशन से जुड़े नियमों को और पारदर्शिता के साथ और सरल बनाया जाए, ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो इसके नियम। इसके अलावा दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एनपीएस को लेकर चल रही जो अनसर्टेनिटी है, जो अनिश्चितता है, उसको और उसकी दुविधा को दूर किया जाए। इसको लेकर के भी मंजीत सर आपसे कई सारे सवाल है मेरे एनपीएस को लेकर के। इसके अलावा एक और मांग देखते हैं, मेडिकल बिलों का रिएम्बर्समेंट प्रक्रिया को तेज और आसान किया जाए। तो और ये सारी जो मांगे इसको देख करके चल सकते हैं। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों में सरकार की ओर से पूर्ण समर्थन सुनिश्चित किया जाए। तो ये मांगे हैं जिनको लेकर के एक एक करके मंजीत सर आपसे समझना चाहेंगे। सबसे पहले बेसिक पे पर आ जाते हैं। बेसिक जी पे में सर यहाँ पर जब हम इसके बारे में पढ़ रहे थे, एक जो चिल्ड्रंस की जो हमारी जो शिक्षा होती है उसको लेकर के भी जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस उसको बढ़ाने पर जोर दिया गया है। आपका इसको लेकर के ओवरव्यू क्या बन रहा है सर, और क्या इस डिमांड के साथ जो बैलेंस है गवर्नमेंट और एम्प्लॉय फेडरेशंस का, आपको लग रहा है थम्स अप होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए अभी तो हम लोग डिमांड करने की प्रक्रिया में है उर्वशी जी।
और हुँ, जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है वो 2 बच्चों पर ही मिलता है, और वो मतलब हुँ, अप टू 12th लेवल तक मिलता है। हुँ, तो अभी जो एनईपी आई है 2020, उसके अकॉर्डिंग भी चूंकि एजुकेशन का भी प्रारूप चेंज हो रहा है, उसका क्राइटेरिया चेंज हो रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने पहली तो डिमांड ये की है कि ठीक है, 2 बच्चों को बढ़ा करके हम 3 बच्चे नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है कि जो नया स्ट्रक्चर आया है एजुकेशन का, हुँ, तो उसमें हमने +4 इयर्स की डिमांड की है कि अगर हम नॉन प्रोफेशनल कोर्स बच्चे का एडमिशन किसी नॉन प्रोफेशनल कोर्स में करवा रहे हैं, वो चाहे 4 साल का हो या 5 साल का हो, डिग्री हो या डिप्लोमा हो, तो उस केस में वहां पर भी हमको एजुकेशन अलाउंस दिया जाना चाहिए। हुँ, दूसरी जो हमने डिमांड की है कि वो अभी अंडर 3000 है, अंडर 3000 2280 रुपए के आसपास पहले मिलता था, उसको थोड़ा सा बढ़ाया है उन्होंने। हुँ, तो करीब करीब मेरे ख्याल से 32-33 हजार रुपए एक बच्चे के ऊपर 1 साल का अलाउंस मिलता है, तो उसको हमने बढ़ा करके मिनिमम 7000 पर बच्चा पर मंथ हुँ, हमने करने की डिमांड की है। 7200 रुपए के आसपास हमने डिमांड की है कि वो कम से कम इतनी फीस तो देता ही है। अगर हुँ, इसके अलावा अगर आप ट्रांसपोर्टेशन मिला देते हैं तो वो 10 हजार के आसपास पहुंचती है, लेकिन हमने 7200 रुपए की डिमांड उसमें की है कि कम से कम मिनिमम ये रखा जाए एक बच्चे के ऊपर। तो हुँ। अब देखते हैं कि कितना फुलफिल होता है। चलिए ठीक है। अगली माँग की ओर बढ़ते हैं कि करियर ग्रोथ के लिए प्रमोशन सही समय पर हो। अब ये समस्या सरकारी कर्मचारियों के साथ भी है और बात करें ये कॉर्पोरेट में भी काफ़ी ज़्यादा सर जो है प्रॉब्लमैटिक होता है कि देखिए प्रमोशन जो है बिल्कुल सही टाइम पर होना चाहिए वरना इतनी मेहनत का क्या फ़ायदा है। इसको किस तरीके से सही स्ट्रक्चरली सही स्ट्रक्चर में जो है इसको रखना चाहिए और कैसे सुनिश्चित हो कि जो व्यक्ति है वो डिज़र्व करता है दैट कि उसको सही टाइम पे प्रमोट किया जाए? ये पूरा स्ट्रक्चर हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए उर्वशी जी, एक तो क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में तकरीबन तकरीबन आज की डेट में 55 मिनिस्ट्री है। हुँ, हर मिनिस्ट्री में लेवल 1 से लेकर के लेवल 18 तक के कर्मचारी हैं हर मिनिस्ट्री में। और अगर पोस्ट या कैडर की बात करें तो कम से कम 40 से 50 कैडर्स हैं, हुँ, जिनको हम नौकरी का पद नाम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। हुँ, तो 40 से 50 कैडर में एक तो कैडर की समस्या अलग हो गई। हुँ, फिर मिनिस्ट्री में अलग अलग कैडर की समस्या होती है। जैसे अगर मैं बात करूं सेंट्रल जो सेक्रेटरीट सर्विसेज हैं, वहां प्रमोशन फिर भी ठीक ठाक है, जल्दी हो जाते हैं। अगर मैं एजुकेशन मिनिस्ट्री की बात करूं, जिसमें मैं खुद ही हूं एजुकेशन मिनिस्ट्री में, हुँ, मुझे 19 साल हो गया एक ही पोस्ट पे काम करते हुए। तो ये मैं एक रियल एग्जांपल दे रहा हूँ। और मैं ही नहीं, 18-18 20-20 साल से भी ज्यादा लोगों को हो जाते हैं, प्रमोशन है ही नहीं, पूरी हुँ, जिंदगी में एक प्रमोशन लेते हैं। अगर मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करने वाले जो वहाँ सिक्योरिटी जो गार्ड कह लीजिए, या उनको मतलब जो है एक उनका पदनाम हवलदार कह लीजिए, इस तरह से एक पोस्ट होती है वहां पर, तो हुँ, उनका प्रमोशन ही नहीं है, एमटीएस का कोई प्रमोशन ही नहीं है। अच्छा, प्रमोशन होता भी है, हुँ, सपोज दैट कि जो उनका जो सिक्योरिटी गार्ड है, उसका जब प्रमोशन होता भी है 10 साल में, तो उसको महज 100 रुपए का बेनिफिट मिलता है। तो इन चीजों को हम लोग रिस्ट्रक्चराइजेशन करने की बात कर रहे हैं, और ये कह हुँ, रहे हैं कि कंपलसरी 3 प्रमोशन का बेनिफिट कम से कम दिया जाए। और प्रमोशन अगर देना है तो 10 साल में दोगे तो आप उससे तो कोई उससे बेनिफिट ही नहीं हो रहा। तो वो 6 साल का हम टाइम बाउंड पीरियड रखना चाहते हैं हुँ, कि कंपलसरी प्रमोशन हो, बशर्ते कि उसकी क्वालिफिकेशन पूरी हो रही हो। तो अगर हुँ, जहाँ जहाँ कैडर नहीं है, वहां उस कैडर को पूरी तरीके से रिस्ट्रक्चराइजेशन कर लीजिए, नई पोस्ट क्रिएट कर लेते हैं। या इस जैसे बैंकिंग में होता है स्केल 1 स्केल 2 स्केल 3 स्केल 4, जिस तरीके से, हुँ, तो हुँ, जहां पर प्रमोशन की ज्यादा समस्याएं हैं, वहां पर हम इस तरह से स्केल व्यवस्था शुरू कर सकते हैं। लेकिन प्रमोशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरी जिंदगी अगर वो एक ही पोस्ट पे रिटायर हो रहा है, तो वो सोशली भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। हुँ, तो कम से कम उसको सही टाइम पर प्रमोशन मिल जाए, सही टाइम पर उसको इंक्रीमेंट मिल जाए, सही टाइम पर उसको हुँ। एमएससीपी मिल जाए। यही 2-3 बेनिफिट है जो कर्मचारी को 30-32 साल की सेवा के दरमियान मिलते हैं। तो इस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इस पर अपनी बातों को रख रहे हैं। उम्मीद है कुछ बेहतर होगा पहले से। ओके जैसे कि आपने मेंशन करा कि एजुकेशन स्पेस से आप ही जो है ताल्लुकात रखते हैं, आपने खुद काम किया, आपने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी सर शेयर किया है। अ, अगर हम बात करते हैं सर कहीं पर अगर प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती है और अगर प्रमोशन नहीं हो रहा है, उसके कुछ रीज़न्स होते हैं।
आपसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करके इसको सर समझना चाहेंगे, क्या इन प्रमोशंस के पीछे भी कुछ ऐसे रीजंस, कुछ गाइडलाइंस, कुछ नॉर्म्स होते हैं जो कि फॉलो करने पड़ते हैं, या अभी तक इस अगर एरिया में कहीं किसी भी तरीके की कोई कहें कि कोई गाइडलाइंस नहीं है, कोई नंबर ऑफ रूल्स नहीं है, क्या कुछ ऐसी चीज है यहाँ पर? नहीं नहीं, ऐसा है कि देखिए, अलग अलग डिपार्टमेंट की सिचुएशन एकदम अलग अलग होती है। हम्म। एजुकेशन में क्या है कि अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। हम्म। 10th करने के बाद बच्चा क्या करता है, अलग अलग स्ट्रीम पसंद करता है। तो कुछ स्ट्रीम ऐसी होती हैं जो थोड़ा उपेक्षित रहती है, उनमें बच्चे नहीं जाना चाहते। अब देखिए, जमाना जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मैथ्स का है, तो हम्म। वहां पर आपको क्राउड ज्यादा मिलेगा। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको जिनकी तरफ बच्चे नहीं जाना चाहते, या समझिए कि वो जॉब ओरिएंटेड नहीं है, या समझिए कि वो प्रोफेशनल ओरिएंटेड नहीं है, कि हम्म। कमर्शलाइजेशन उनका नहीं है। तो इस तरीके से कुछ जगहों पर वहाँ एम्प्लॉय की जरूरत कम हो जाती है। तो हम्म। जब लोग नहीं होंगे एजुकेशन के लिए, तो जाहिर सी बात है उनका कोटा कम हो जाएगा। तो इस वजहों हम्म। से वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मतलब एक स्पेशलाइजेशन पोस्ट का हो गया। अब कोई हिस्ट्री का अगर व्यक्ति है तो वो हिस्ट्री में ही प्रमोशन लेगा। लेक्चरर अगर वो हिस्ट्री का है तो हिस्ट्री के बच्चों को ही पढ़ाएगा। अब हिस्ट्री के बच्चे अगर 50 है तो वहां पर 50 के अकॉर्डिंग पोस्ट क्रिएट की जाएगी। अगर हम्म। जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, जैसे अगर आप 10th तक देखिए तो लैंग्वेज कंपलसरी कर दिया है, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत कंपलसरी हो गया। तो कंपलसरी होते ही इनके टीचर्स की हर स्कूल में जरूरत होगी, और जितने बच्चे होंगे सबको हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत पढ़नी है। तो इनकी हम्म। ऑब्वियस है कि इन टीचर्स की जरूरत ज्यादा हो जाएगी और उनकी पोस्ट की संख्या भी ज्यादा हो जाएगी। तो यही कुछ हम्म। वजह हैं जिसकी वजह से कुछ सब्जेक्ट में प्रमोशन नहीं हो पाते, कुछ प्रमोशन जल्दी, बहुत जल्दी हो जाते हैं। चलिए ठीक है। तो अब अगली बड़ी डिमांड की तरफ जाते हैं, जहां पर पेंशन के नियमों को सरल करने की डिमांड भी दी गई है। अब दिक्कत यहाँ पर ये भी है कि पेंशन की जब बात आती है तो ओल्ड पेंशन की बहाली और एनपीएस को जो है उसमें कुछ अमेंडमेंट करने की बातें जरूर निकल कर के आती है। एनपीएस पर हम आगे डिस्कशन करेंगे सर, लेकिन उससे पहले पेंशन के जो नियम है उनको किस तरीके से और सरल किया जाए, और ज्यादा किस तरीके से जो पेंशन भोगी है उनको इसका बेनिफिट मिल पाए, इसके अंतर्गत और क्या कुछ डिमांड्स हैं वो आपसे और समझना चाहेंगे हम। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज तो पहले एक ही तरह के थे, जिन्हें हम ओल्ड पेंशनर्स कहते थे। तो हुँ। वहाँ कुछ नियमों में ऐसी जटिलता नहीं थी, वहाँ सीधी सी बात थी कि 10 साल की क्वालिफाइंग सर्विस पूरी होने के बाद वो पेंशन का हकदार हो जाता था। अगर हुँ। रिटायर होता था तो उसे 50% पेंशन मिलती थी। वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए उसे 20 साल की सेवा के बाद ही एलिजिबिलिटी उसको मिलती थी। लेकिन जब से एनपीएस आया तो ये पेंशन के नियम बड़े जटिल होते चले गए। वो हुँ। कंट्रीब्यूटरी कर दिया। कंट्रीब्यूटरी होने के बाद भी उस कार्पस को कहाँ कहाँ कर्मचारी लगाएगा। बहुत सारे पेंशन फंड मैनेजर हैं जो पेंशन के फंड का मैनेजमेंट करते हैं। फिर एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, 15-20 एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर हैं। फिर वो अलग अलग तरह की पॉलिसी देते हैं, अलग अलग तरह की स्कीम देते हैं। सपोज दैट हुँ। एक ही जो एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर है वो कम से कम 4 तरह की स्कीम रखता है अपने पास, कि भाई आपसे उसको पैसा लेना है, आप कौन सी स्कीम पसंद करते हैं। और वो स्कीम इतनी जटिल है। दूसरी बात है, बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं पहुंच पाई 20-22 साल के बाद भी, तो वो जटिल होता चला गया। फिर क्या हुआ कि सरकार उसके अमेंडमेंट के तौर पर 2025 में अप्रैल में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर के आ गई। अब उस स्कीम को और जटिल बना दिया गया। हुँ। लोगों को अभी तक यही जानकारी नहीं हो पाई कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में लमसम अमाउंट जो मिलेगा तो वो कैसे, हुँ। उसकी कैलकुलेशन क्या होगी। लमसम अमाउंट के अलावा जो विड्रॉल है, कितने पैसे का विड्रॉल कर सकते हैं, जिस पैसे में से कर सकते हैं वो पैसा कौन सा है, वो फंड कौन सा है, उस पर हुँ। क्लैरिटी नहीं सरकार सही से दे पाई। फिर वो कितनी पेंशन उसको बनेगी, कितने साल की नौकरी में, मतलब इतना खिचड़ी कर दिया है कि एक हुँ। आम कर्मचारी जो बेचारा लेवल 1 में नौकरी कर रहा है उसके लिए समझना ही मुश्किल है। हुँ। दूसरी बात, ऑफिसेज में जानकारी उतनी अच्छी नहीं है। जो डीडीओज हैं या जो सैलरी के जो बिल बना रहे हैं, या जो इससे जुड़े हुए लोग हैं पीएओज में है, या जो सीआरए सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के नामों में डिस्क्रिपेंसी होती है। जहां जैसे मेरा नाम मंजीत है तो मैं हुँ। WET लिखता हूँ, लेकिन बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पर MANJIT कर दिया गया। तो इस तरह हुँ। की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। किसी के फादर के नाम में डिस्क्रिपेंसी है, तो क्या करते हैं कि अब सारा चूंकि डिजिटलाइज हो गया मामला, केवाईसी हो जाता है,
तो अब क्या है कि कोई चेंज भी करना चाहे अगर स्कीम को, तो वो स्विच ही नहीं कर पाता, क्योंकि डिजिटल जो है स्विचिंग तभी पॉसिबल है जब पूरा केवाईसी एक्यूरेट हो और लोगों के नाम में डिस्क्रिपेंसी है। उनका आधार में नाम स्पेलिंग कुछ और हो रही है, वहां पर नाम में स्पेलिंग कुछ और है, और वो हुँ, लोग उसको टाइम से सही भी नहीं करते। हमने हुँ, अपने केस में एक बार देखा कि हमको कई साल लग गए अपने नाम की स्पेलिंग को ठीक करवाने में। तो आप सोचिए कि हुँ, बाकी क्या होगी। बहुत सारे लोग जो रिटायर होने के बाद या रिटायरमेंट से पहले यूपीएस में स्विच करना चाहते थे ऑनलाइन, वो ऑनलाइन हुँ, स्विच ही नहीं कर पाए, डिजिटल हुँ, प्रॉब्लम्स के चलते। तो इस तरह के लिए हम लोग उसमें एक डिमांड कर रहे हैं कि इस व्यवस्था को थोड़ा इजी गवर्नेंस है ना, तो इजी गवर्नेंस हुँ, का मॉडल ये कहता है कि कुछ स्पेलिंग्स के मिस्टेक के चलते आप 4-4 साल लोग पेंशन नहीं पा रहे हैं। हमारे यहाँ हुँ, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की मैं बात करता हूँ, दिल्ली सरकार की। दिल्ली सरकार में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एक एक डेढ़ डेढ़ साल रिटायर होने के बाद हो गया, उन्हें कोई पेंशन ही नहीं मिल पा रही है। वो यूनिफाइड हुँ, पेंशन स्कीम ले नहीं पाए इन्हीं हुँ, मतलब हर्डल्स के चलते, और एनपीएस में वो जाना नहीं चाहते थे। तो इस तरह हुँ, की प्रॉब्लम बनी हुई है। हमने माननीय मंत्री जी से भी उसमें रिक्वेस्ट की थी कि इस प्रक्रिया को थोड़ा इजी किया जाए, आसान किया जाए। तो उसके लिए हम हुँ, लोग लिख रहे हैं इजी गवर्नेंस मॉडल अगर वास्तव में धरातल पर उतारना है तो कुछ चीजों को बड़ा नजरअंदाज करना पड़ेगा, और हुँ। उनको केवल डिजिटलाइज ही नहीं, वो जब तक शार्ट आउट नहीं हो जाती, उनके उनके न केवल ऑनलाइन बल्कि उसको ऑफलाइन भी करने का प्रोसेस होना चाहिए। चलिए ठीक है और पिछली बार भी जब सर आपसे बात की थी, तो आपने उस टाइम एक पॉइंट हमारे सामने रखा था कि या तो गवर्नमेंट इस तरीके से स्ट्रक्चर करती कि देखिए आपको किसी भी हाल में एनपीएस को चुनना ही चुनना है या तो ऑप्शन नहीं देती। अब एनपीएस को लेकर के हालाँकि काफ़ी ज़्यादा दुविधा ये भी है कि उसमें एक चीज़ कहा गया कि आपका जो पैसा है वो मार्केट में इन्वेस्टेड रहेगा। सर हम्म, इस पूरे प्रोसेस को थोड़ा-सा और सिम्प्लीफाई तरीके से पहले आपसे ही समझना चाहेंगे कि पूरा एनपीएस का मॉडल क्या है? और जी अनसर्टेनिटीज़ को लेकर के बड़ा सवाल ये है कि क्या इसमें पैसा फँस तो नहीं रहा है? सबसे पहले जी। एक सवाल की तरफ कि एनपीएस का पूरा स्ट्रक्चर आखिर में है क्या? देखिए उर्वशी जी, होता क्या है कि एनपीएस में जितनी भी सैलरी कर्मचारी की बनती है, सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी प्लस उस पर जितना महंगाई भत्ता है। सपोज दैट हुँ, 1 लाख बेसिक सैलरी है, तो इस समय 60% महंगाई भत्ता है, यानी 1,60,000 रुपए सैलरी उसकी बनी। 1,60,000 का 10% सरकार डिडक्ट कर लेती है, यानी कि 16,000 वो डिडक्शन कर लेगी। हुँ, 16,000 डिडक्शन कर लेगी और उसे भेज देती है पेंशन फंड मैनेजर्स के पास। तो पेंशन फंड मैनेजर्स तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन जो सरकार के जो डिफॉल्ट पेंशन फंड मैनेजर्स हैं वो हैं एलआईसी, यूटीआई और एसबीआई, यानी तीनों सरकारी कंपनियां मान लीजिए आप। हुँ, तो 16,000 रुपए हमारी जेब से काटेगी और इसके एवज में सरकार 14% अलग से डालेगी एनपीएस के मॉडल में, यानी हुँ, 1,60,000 का 14%। तो हुँ, वो मतलब सारा पैसा मिला करके कुल मिला करके 28-30 हजार रुपए जो बना, वो चला जाएगा पेंशन फंड मैनेजर के पास। अब पेंशन फंड मैनेजर्स, हालांकि वहां पर पीएफआरडीए के तहत एक व्यवस्था है कि जिसकी जितनी एज है उस हिसाब से उसका पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और शेयर में यानी इक्विटीज में रहता है। हुँ, सपोज दैट जैसे जैसे रिटायरमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं, तो हर महीने ये जो पैसा जमा होता है उसका कुछ हिस्सा इक्विटीज में लगाते हैं और कुछ हिस्सा उसका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाते हैं, ताकि हुँ, रिटायरमेंट के समय उसका पैसा निकालने में आसानी रहे। लेकिन इम्प्लाई को ये व्यवस्था तो दी गई है कि वो चाहे तो अपना हुँ, पेंशन फंड मैनेजर बदल सके, लेकिन वो व्यवस्था केवल ऑनलाइन है। ऑनलाइन तभी हुँ, कर पाएगा जब उसके नाम में कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं होगी। हुँ, अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी है तो वो ऑनलाइन भी चेंज नहीं कर सकता। दूसरी हुँ, बात, सपोज दैट किसी के पास 50 लाख रुपए हो गए, 10-15 साल हुँ, की नौकरी के बाद, 20 साल की नौकरी के बाद अगर 50 लाख रुपए है, तो मोटा मोटा ऐसे मानिए कि वो 1 लाख यूनिट्स है या 1 लाख शेयर है, क्योंकि एक शेयर की वैल्यू लगभग लगभग एक यूनिट की वैल्यू 50 रुपए के आसपास है। हुँ, अब जैसे जैसे मार्केट ग्रो करेगी तो नया पैसा आएगा, वो भी बढ़ेगा, प्लस जो 1 लाख यूनिट्स की वैल्यू है वो भी अपने आप में ही बढ़ेगी। हुँ, प्रॉब्लम ये है कि पिछले 2 साल से शेयर मार्केट का हालात आप देख रहे हैं, अच्छा नहीं है। तो हुँ, इस समय जहां लोगों ने 1.5-2-2 लाख रुपए और कंट्रीब्यूशन करके उस अकाउंट में पहुंचाए, हुँ, बजाय एक यूनिट की वैल्यू बढ़ने के वो घट गई। कहीं हुँ, 1 रुपया घट गई, कहीं 1.5 रुपया घट गई, कहीं 2 रुपया घट गई, तो वो बजाय बढ़ने के और घट गया। इससे लोगों को चिंता होती है। अब सपोज हुँ, दैट
कि 2033 में अगर 1 लाख लोग एट ए टाइम रिटायर हुए, मान लीजिए कि जून में रिटायरमेंट है, क्योंकि मैक्सिमम टीचर्स क्या है कि जैसे यूपी में ये व्यवस्था है, बहुत सारे राज्यों में ये व्यवस्था है कि वहाँ सेशन पूरा करने के बाद रिटायर होते हैं। तो वहाँ सेशन चलता है कि अप्रैल टू मार्च चला, तो जिसका अप्रैल के बाद रिटायरमेंट है तो वो आकर के मार्च में रिटायर होगा। तो इस तरह हम्म। से आप देखेंगे तो कई कई लाख कर्मचारी इकट्ठे मार्च में रिटायर हो जाएंगे। तो जब मार्च में वो रिटायर होंगे तो उस समय एक बहुत बड़ा कार्पस मार्केट में से निकालेंगे, क्योंकि एज 60% अगर वो फंड अपना निकालते हैं तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि हम्म। अगर उस समय हालात खराब हुए तो कितने लोग ये सस्टेन कर पाएंगे कि चलो हम आज नहीं निकालेंगे, 1 साल तक इंतजार करेंगे। ये हम्म। पॉसिबिलिटीज बहुत कम होती हैं। दूसरी बात, मार्केट का भरोसा नहीं है कि मार्केट कब तक हम्म। खराब रहेगी, कब तक वो इंतजार करेगा, उसके अपने प्लान है, उसकी अपनी जरूरतें हैं। ये हम्म। समस्याएं हैं एनपीएस में। सरकार इस तरह की व्यवस्था करे कि कम से कम कर्मचारी के अंशदान पर जीपीएफ के बराबर मिनिमम ब्याज की गारंटी सुनिश्चित कर दे, तो शायद ये समस्या हम्म। सुलझ सकती है। ठीक है। सर एक चीज़ आपसे और समझना चाहेंगे, यहाँ पर एक काउंटर ये भी है कि अगर एनपीएस को आप चुनते हैं, अगर आपका जो पैसा है इस तरीके से इन्वेस्टेड किया जाएगा, तो वहाँ से आपकी एक रेगुलर इनकम जनरेट होती रहेगी। तो उसको लेकर के क्या कुछ फैक्ट्स हैं? नहीं, ये पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये सबसे बड़ा मिथक है। मैं आपको अच्छा। बिल्कुल ओपनली बता रहा हूं कि सपोज दैट रिटायरमेंट पर किसी के पास 1 करोड़ रुपए है टोटल, हुँ। यानी इम्प्लाई का कंट्रीब्यूशन प्लस गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन। तो 1 करोड़ रुपए में से वो 60% निकाल सकता है। मोटा मोटा हुँ। 50% उसका ऑलरेडी है, यानी वो 60 लाख निकाल सकता है। तो हुँ। 60 लाख निकालने के बाद जो 40 लाख बचा, 40 लाख की वो एन्युटी खरीदेगा। ओके। ऐसे समझ लीजिए कि किसी न किसी एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी को वो 40 लाख रुपए देगा, और वो उसको देंगे उसके एवज में हर महीने पेंशन। अब देखिए, हुँ। अगर हम उसी 40 लाख रुपए को फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं हुँ। किसी भी बैंक में, तो फिक्स डिपॉजिट पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम से कम 7% का है, 7% का। यानी 1 लाख रुपए डिपॉजिट करने पर 700 रुपए की पर मंथ पेंशन, और वो पैसा हुँ। भी आपका। तो अगर आपने 60 लाख डिपॉजिट किए तो बना करीब करीब, सॉरी, 40 लाख रुपए अगर आपने डिपॉजिट किए तो बन गया हुँ। करीब करीब 28 हजार रुपए की महीना पेंशन। अब हुँ। देखिए, अगर आप वो वही पैसा एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर के पास देते हैं हुँ। तो वो बनेगा 20 हजार रुपए महीना। तो आप देखिए कि दो, यहीं पर 8 हजार रुपए का अंतर है। आप हुँ। सोचिए कि सरकार जो कहती है कि हम बुढ़ापे पर आपको आर्थिक सामाजिक सुरक्षा दे रहे हैं, तो सुरक्षा कहाँ है? आप तो हमें 8 हजार रुपए का चूना लगवा रहे हो, वो भी प्राइवेट कंपनियों के नाम पर, है ना? तो ये सबसे बड़ा उसमें दोष है। सरकार को, अगर सरकार ये कहती, सरकार ने अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा करके 18.5% कर दिया, हुँ। तो उसमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम बनाने की जरूरत नहीं थी, एनपीएस में ही वो कंट्रीब्यूशन 18.5% कर देती। हुँ। और फिर उसमें जो यूपीएस में जो उन्होंने बदलाव किए, वही बदलाव वहां पर उन्होंने डाल देने थे ऑप्शन के तौर पे कि आप चाहो तो एनपीएस के माध्यम से ले लो, आप चाहो तो यूपीएस के माध्यम से ले लो, आप चाहो तो ओपीएस के माध्यम से ले लो। तो कर्मचारी के पास विकल्प हो जाता है रिटायरमेंट पर। अब आप उससे विकल्प आज भरवा रहे हो, ये प्रॉब्लम है। आज के डिसीजन के आधार पर हम 20 साल के बाद, हम जब पहुंचेंगे 20 साल के बाद, तो हमें लगेगा कि शायद कल जो हमने डिसीजन लिया था वो गलत था, तो वो हुँ। गलती होगी। तो इसकी वजह से कर्मचारी और इस मामले में फंसना नहीं चाहता। वो चाहता है एक नियम रहे, सरल रहे, संक्षिप्त रहे, आसान रहे और ओल्ड पेंशन स्कीम का रहे। इसलिए वो ओपीएस की डिमांड कर रहा है। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर अगली डिमांड की ओर बढ़ लेते हैं इसी के साथ में। ये जो मेडिकल बिल का खर्चा है सर, उसकी भरपाई के लिए काफ़ी ज़्यादा महीने लग जाते हैं। कर्मचारियों की तरफ से भी जो है इसको लेकर के डिमांड निकल कर के आई है, और रिटायरमेंट जो ले चुके हैं एम्प्लॉइज़ उनकी तरफ से भी। आपसे और समझना चाहेंगे इस डिमांड को लेकर के, क्या कुछ इसमें संभावित सरलता आप देख रहे हैं आगे के लिए? और इसी के साथ-साथ कुछ इस तरीके का अगर एग्ज़ाम्पल, कोई इस तरीके का रियल लाइफ़ इंसिडेंट आपने देखा हो? देखिए, ये तो आए दिन होता रहता है। मेडिकल के बिलों को कई कई जगह तो एक एक साल लग जाता है, बल्कि उससे भी ज्यादा लग जाता है। टाइम हुँ। पर उनका रिम्बर्समेंट नहीं हो पाता है। हम लोग डिमांड कर रहे हैं, ये रिम्बर्समेंट सिस्टम नहीं होना चाहिए, कैशलेस व्यवस्था होना चाहिए। जैसे रिटायरमेंट के बाद कैशलेस मेडिकल प्लान है, तमाम सारी कंपनियां दे रही हैं, तो सरकार भी दे सकती, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। सरकार अगर अस्पतालों को कम पैसे पर जमीन दे सकती है अस्पताल बनाने के लिए,
तमाम तरह की सब्सिडी दे सकती है, तमाम तरह के कर्ज माफ कर सकती है, तो अपने कर्मचारियों का ट्रीटमेंट कराने के लिए ड्यूरिंग द सर्विस भी कैशलेस व्यवस्था कर सकती है। हमारी उसमें सीधी सीधी डिमांड है, कैशलेस वेदर इन वर्किंग कंडीशन वेदर आफ्टर आफ्टर रिटायरमेंट, दोनों तरह से हुँ, कैशलेस व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये हमारी डिमांड है। उसमें हमने एक एक मॉडल भी सरकार के सामने रखा है कि सरकार चाहे तो 10-10 लाख रुपए का बना सकती है कुछ, मतलब जैसे जो गंभीर बीमारियों के इलाज में फुल हुँ, सरकार कैशलेस करेगी, और ओपीडी के मसलों में कुछ ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जहां पर वो 10 लाख रुपए साल का या 10 लाख रुपए 2 साल का, क्योंकि आभा सरकार सरकार ने आयुष्मान भारत शुरू किया, उसमें 10 लाख रुपए का ट्रीटमेंट सभी को दे रही है, तो हमको देने में क्या हुँ, दिक्कत है। तो हुँ, इस तरह के मॉडल को भी डेवलप किया जा सकता है ताकि हुँ, लोगों को अच्छा ट्रीटमेंट मिले और वो कैशलेस मिल जाए, और जो लोग पैसे हुँ, बचा सकते हैं वो कैरी फॉरवर्ड हो जाए, उसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको मतलब लिमिट के दायरे में नहीं रख सकते, उनमें बहुत हुँ, खर्चा आता है। किसी को कैंसर हो गया तो उसमें तो इतना पैसे का खर्चा आएगा कि मतलब उसको अगर 10 लाख की मतलब फाउंडेशन में रखेंगे तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कभी। सरकार को ये डर है कि इतने बिल तो वो नहीं कर पाएगी। सरकार को बिल भरपाई करने की जरूरत तो तब होती जब सरकार केवल प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर डिपेंडेंट होती। हुँ। अभी सरकारी अस्पतालों की भी अगर स्थिति अच्छी कर दी जाए, उनको प्राइवेट के मुकाबले तैयार कर दिया जाए, तो शायद सरकार को ये समस्या कभी दिखेगी ही नहीं। चलिए ठीक है। गवर्नमेंट तो हमेशा कहती है कि हम लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क कर रहे हैं। आप जो है वो अब के हॉस्पिटल्स की आप जो है वो देखिए बेहतर स्थिति होती जा रही है। सर सोशल सिक्योरिटी को लेकर के भी एक जो है नेक्स्ट हम अगर बड़ी माँग की बात करें, सोशल सिक्योरिटी भी एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर कि इसको और ज़्यादा बेहतर किया जाए। कि अगर किसी की ऑन ड्यूटी अगर दुर्घटना हो जाती है तो पहले जो उनको इसका वो मिलता था अ, इसका प्राइस जो मिलता है उसको लेकर के अब उसमें उसको फिर से रिवाइज़ करवाना चाहिए। अब महँगाई को देखते हुए उसपे भी कुछ बढ़ोतरी होनी चाहिए। अभी क्या प्राइसेज़ मिल रहे हैं सर और आगे के लिए आपकी क्या यहाँ से अपेक्षाएँ? उर्वशी जी, इसमें भी देखिए अलग अलग जो कैडर है, जैसे कुछ हाई रिस्क जॉब है, हुँ, तो हाई रिस्क जॉब में जो बीमा है वो थोड़ा अलग है। हुँ, बाकी आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों का जो बीमा है, तो कुछ लोगों का 30 रुपए कटता है हर महीने। तो जिनका 30 रुपए कटता है, ऐसे समझिए अगर उनकी डेथ हो जाए सेवा काल के दरमियान, सर्विस में हुँ, आते समय जाते समय घर से, तो उनको 30,000 रुपए का बीमा मिलता है। हुँ, तो आप समझ लीजिए कि अगर दिल्ली में किसी की मौत होती है जिसका 30 रुपए कट रहा है, तो 30,000 रुपए मिलेगा। और दिल्ली चूंकि राजधानी है, यहाँ पर 70-80% लोग जो है बाहर से आकर के सर्विसेज अपनी दे रहे हैं, सेवाएं दे हुँ, रहे हैं। तो आप हुँ, समझिए कि 30,000 रुपए में उसके लिए एक मृत्यु वाहन नहीं किया जा सकता, बाकी फॉर्मेलिटी तो बहुत दूर की बात है। इसे सरकार बीमा कहती है। फिर जिसका 60 रुपए कटता है उसके लिए वो 60,000 रुपए का है। जिसका 120 रुपए कटता है वो 1,20,000 रुपए का है। तो हमने हुँ, अब ऐसे जब बीमा होता है तो हर आदमी क्या करता है कि वो टर्म एंड जिसे टर्म इंश्योरेंस कहते हैं, उसकी तरफ लोग भागते हैं। वहां जब भागते हैं तो कंपनियां अलग अलग तरीके से लोगों को ठगती है। ये तो एक हुँ, कड़वा सत्य सत्य है। हुँ, तो तमाम तरह के उनकी उनकी जो है उसमें कंडीशंस लगी रहती हैं। उन कंडीशंस को दिखा देंगे कि वो फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, तो वो उनका टर्म इंश्योरेंस भी आमतौर पर बहुत फायदेमंद नहीं होता है। तो हमने हुँ, सरकार से उसमें ये गुजारिश की है कि आप 30 रुपए को हटा करके आप 300 की शुरुआत कर दो। हुँ, लेकिन कम से कम बीमा 1 करोड़ रुपए का आज की डेट में जरूरत है कर्मचारी को। आप 1 करोड़ हुँ, रुपए से शुरुआत करिए, 1 करोड़ का बनाइए, फिर 1.5 करोड़ का, फिर 2 करोड़ का, फिर 3 करोड़ का। इस तरह से बीमा का कैटेगराइजेशन होना चाहिए। अगर उसमें कुछ पैसा हमें भी देना पड़े तो हम भी उसमें कुछ पैसा दे सकते हैं। जैसे 300 रुपए अगर हम कटवा रहे हैं तो सरकार भी 300 रुपए डाले। हम अगर 600 रुपए कटवा रहे हैं तो सरकार भी उसमें 600 रुपए डाले, क्योंकि सरकार तो कह रही है ना कि हम कंट्रीब्यूटरी पेंशन देंगे। जब हुँ, कंट्रीब्यूटरी पेंशन देगी तो कंट्रीब्यूटरी बीमा भी तो होना चाहिए, सरकार भी तो उसमें बीमा का पैसा मिलाए। तो इस तरह से हमने उसमें एक मॉडल रखा है, और उसमें हुँ। मिनिमम 1 करोड़ रुपए से बीमा की हमने शुरुआत की बात कही है। अब देखते हैं, समय बताएगा, पे कमीशन की रिपोर्ट बताएगी कि पे कमीशन को कितना समझ में आया है, हमारी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं वो। चलिए ठीक है। अब देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प और इम्पोर्टेंट भी है कि आगे आने वाले समय में जो अब इम्पोर्टेंट डेट मैंने भी नोट डाउन करके रख ली है 1st ऑफ अप्रैल 2027 इससे पहले तक कर्मचारियों के लिए कुछ खुशखबरी निकल कर के आती है या नहीं? ये कुछ माँगे थी जो कि कर्मचारी संगठनों की तरफ से वेतन आयोग के सामने रखी हुई हैं। अगर इसको लेकर के
कुछ संगठन की जो डिमांड्स हैं उनको लेकर के थम्स अप होता है, तो ये करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है। और इन सभी बातों पर डिस्कशन करने के लिए सर, अपडेट हमारे साथ शेयर करने के लिए मंजीत सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। और लास्ट कुछ आपके मैसेजेस या फिर कोई आपका कमेंट्री रहेगी सर कर्मचारियों के लिए जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं अभी? जी, जी, देश भर के तमाम शिक्षक कर्मचारी जनगणना के कार्यों में लगे हुए हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और जनगणना के सबसे बड़े अधिकारी जो नारायण साहब हैं आईएएस, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि सबसे पहले इसको बिना किसी लेट लतीफ़ी के इस आदेश को पारित करें, इस आदेश को जारी करें कि अगर किसी के साथ कोई हादसा होता है, तो उसे 2 करोड़ रुपए का दुर्घटना बीमा, उससे उसकी सोशल सिक्योरिटी उसको प्रोवाइड की जाएगी। और एक बात और कहना चाहूँगा कि देश भर के शिक्षक लगातार अनिवार्य टीटी की खिलाफत में कोर्ट में भी गए हुए हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं और माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान साहब ने बंगाल के चुनाव में कहा था कि हमारी सरकार बनवाइए, हम इस मसले पर कुछ समाधान लेकर के आएंगे। तो हुँ। सरकार बन गई है बंगाल में आपकी और आप अपने किए हुए वादे को पूरा करें। आपने जो जुबान दी थी कर्मचारियों को, उस जुबान को पर खरे उतरिए, उसको पूरा करिए। देश भर के कर्मचारी आपकी उस जुबान की कीमत देखना चाहते हैं, आपके इंतजार में। बहुत चलिए, बहुत थैंक यू सो धन्यवाद। मच मंजीत सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, आप लोग प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा अपने फीडबैक्स के साथ-साथ, और फाइनेंस ज्ञानी को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।